जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और फॉर्म भी बढ़ाना स्टार्ट हो चुका है और जुलाई 2023 में इसकी एग्ज़ाम होने की संभावना है। दोस्तों, काफ़ी कम समय बचा है दोस्तों हमें एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो में मैंने दोस्तों पेपर 1 से रिलेटेड एक जो टॉपिक दिया गया है ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज, उससे रिलेटेड प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है दोस्तों। साथ ही साथ मैंने एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी सवाल दिए गए हैं उनको भी मैंने कवर किया है। ये जो है दोस्तों हमारा पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने दोस्तों एनसीईआरटी में जो 6th थीम दिया गया है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी कैन मेक एंड डू, उससे रिलेटेड सवालों को इस वीडियो में मैंने कवर किया है। पेडागोजी के सवाल इस वीडियो में कवर नहीं है दोस्तों, वो मैं नेक्स्ट वीडियो जब ईवीएस की लेकर आऊँगा आपके लिए तो उसमें मैं कवर कर दूंगा। कि आपको मालूम होगा दोस्तों ईवीएस में जो है 15 नंबर जो आता है दोस्तों वो कंटेंट से आता है और 15 नंबर क्या आता है दोस्तों, ये पेडागोजी से आता है। तो आज हम लोग दोस्तों ईवीएस में कंटेंट से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं और जिन सवालों की पूछे जाने की संभावना है दोस्तों, तो हम लोग इस वीडियो में, इन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती है। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे। चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। और ये सीटेड दिसंबर 2019 के पेपर 1 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो पहला स्टेटमेंट है दोस्तों हमारा कि हाथी बहुत आराम नहीं करते हैं, वे केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों कि हाथी बहुत आराम नहीं करते हैं, वे केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा स्टेटमेंट कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियों को खा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों कि एक हाथी जो है एक दिन में 200 किलोग्राम पत्तियां और टहनियों को खा सकता है। 200 किलोग्राम ये नहीं खाता है दोस्तों, बल्कि कितना खाता खाता है ये, तो 100 किलोग्राम खाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों हमारा गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा स्टेटमेंट, उन्हें कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है। कीचड़ उनकी त्वचा को क्या करता है दोस्तों, तो ठंडा रखता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों। और हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। तो ये भी सही है दोस्तों, जो हथनी रहती है वही झुंड में सभी कुछ तय करती हैं। जो स्टेटमेंट बी को छोड़कर स्टेटमेंट ए सी डी ये जो है दोस्तों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, तो ए सी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन। अब हाथियों से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं दोस्तों एनसीईआरटी में दिए गए हैं उनको मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है, तो आपको कहीं पर और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हाथी और उसके झुंड के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, तो हाथी पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा स्तनपायी पशु है, याद रखना है दोस्तों आपको। झुंड जो होता है दोस्तों, झुंड मातृसत्ता का पालन करता है, यानी सबसे बड़ी मादा हाथी क्या बन जाती है। एक झुंड में याद रखना है दोस्तों 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। इसमें मुख्य रूप से मादा और हाथी के बच्चे होते हैं। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। झुंड में कोई भी नर हाथी नहीं होता है। वे 14 या 15 वर्ष साल की उम्र में झुंड को क्या कर देते हैं दोस्तों, तो छोड़ देते हैं। झुंड कभी कभी जलवायु और क्षेत्र के आधार पर हाथियों से जुड़ जाता है दोस्तों, याद रखना है। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, एनसीईआरटी से मैंने कलेक्ट किया है दोस्तों। और याद रखना है दोस्तों आपको क्या, कि और इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम, जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, यानी 1 क्विंटल एक पत्ते और टहनियाँ खा सकते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो वजन होता है दोस्तों वो कितना होता है, तो 200 किलो होता है, याद रखना है। ये सभी के सभी सवाल जो है दोस्तों में पूछे गए हैं और इनके पूछे जाने की आगे भी संभावना है दोस्तों। हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते हैं और दिन में सिर्फ 2-3 घंटे ही सोते हैं। हाथी आमतौर पर उष्णकटिबंधीय आवासों में पाए जाते हैं। हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना बहुत पसंद होता है। कीचड़ उनकी त्वचा को क्या करता है दोस्तों, तो ठंडा रखता है।
उनके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं। हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए इन्हें क्या करते हैं दोस्तों, फड़फड़ाते हैं। परिवार वह है जो हाथियों का निर्माण का आधार बनता है, लेकिन इसमें एक से अधिक परिवार शामिल हो सकते हैं दोस्तों। फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा हाथी से रिलेटेड ही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? हाथी अपने भारी शरीर के कारण बहुत अधिक आराम करना पसंद करते हैं, तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल गलत है। एक 3 महीने का हाथी के बच्चे का जो आमतौर पर लगभग वजन होता है दोस्तों, वह 2 क्विंटल होता है, यानी 200 किलो वजन होता है। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। और एक वयस्क हाथी एक दिन में केवल 1-2 क्विंटल से अधिक पत्ते और टहनियाँ खाता है, तो यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। हमने अभी आपको बताया था क्या कि यह कितना खाता है दोस्तों एक दिन में, तो 100 kg। और हाथी एक दिन में कितना सोते हैं दोस्तों, तो 8 से 10 घंटा, यह भी गलत है। कितना सोते हैं दोस्तों, तो 2 से 4 घंटा ही ये सोते हैं दोस्तों, तो यह भी गलत है दोस्तों। आपसे सही पूछा जा रहा था, तो इसमें ऑप्शन 2 जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा हाथी से ही रिलेटेड। निम्न में से हाथियों के विषय में कौन सा विषय जो है दोस्तों सही नहीं है? झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही नेता होती हैं, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है, हम लोगों ने देखा है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ ही होती है। फिर है हाथी बहुत ज़्यादा सोना पसंद करते हैं, तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल गलत है। हाथी कीचड़ से खेलना पसंद करते हैं, यह भी सही है। और हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ ही होती है, यह भी जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। तो आपसे गलत पूछा जा रहा था दोस्तों, तो ऑप्शन सी जो है इसमें गलत है। फिर है दोस्तों, हाथी एक साथ कितने सालों तक झुंड में रहना पसंद करते हैं? तो याद रखना है दोस्तों, हाथी एक साल झुंड में 14 से 15 साल रहना पसंद करते हैं। 14 से 15 साल बाद वो क्या कर देते हैं दोस्तों, झुंड को छोड़ देते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है, तो हाथियों के झुंड का जो मुखिया होता है दोस्तों वो कौन होता है? याद रखना है, सबसे उम्रदराज जो मादा हथनी होती है दोस्तों, वो हाथियों के झुंड की मुखिया होती है। राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, तो ऑप्शन बी। फिर हम लोग दोस्तों बाघ से रिलेटेड सवालों को देखेंगे, क्या दिया गया है। तो बाघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? और यह सीटेट पेपर 2021 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों कि इसके शरीर पर पीली और काली धारियां होती है, तो यह स्टेटमेंट सही है दोस्तों। बाघ के शरीर पर पीली और काली धारियां पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है अपनी मूंछों की सहायता से यह अपने शिकार का पता लगा लेते हैं, तो यह भी सही है दोस्तों कि बाघ की जो मूंछें हैं दोस्तों उसकी सहायता से वे अपने शिकार का पता लगा लेते हैं। फिर है दोस्तों, अंधेरे में इसकी आंख की रोशनी मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है, तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है कि अंधेरे में जो इनकी आंख होती है, आंख की जो रोशनी होती है मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है। 4 गुना ज़्यादा नहीं होती, बल्कि कितना होता है, तो 6 गुना ज़्यादा होता है, याद रखना है। फिर है दोस्तों, इसकी गर्जना 5 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है, तो यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है कि इसकी गर्जना 5 किलोमीटर तक सुनी जाती है। 5 किलोमीटर तक नहीं सुनी जाती है दोस्तों, बल्कि 3 किलोमीटर तक सुनी जाती है। तो आपसे सही गलत पूछा जा रहा था दोस्तों, गलत कौन सा हो गया? इसमें गलत हो गया दोस्तों और डी, जो कि किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो यह है ऑप्शन 3 में। अब बाघ से रिलेटेड जितने भी सवाल एनसीईआरटी में दिए गए हैं दोस्तों, फैक्ट्स दिए गए हैं, उनको मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। तो पहला बात क्या आपको याद रखना है दोस्तों कि एक बाघ रात में हमसे अधिकतर लोगों की तुलना में 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ के शरीर पर न केवल पीले और काले रंग के फर होते हैं, बल्कि उसके शरीर पर पीली और काली धारियां भी होती हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, तो बाघ की मूंछें बहुत संवेदनशील होती है और हवा में हलचल या कंपन को महसूस कर सकती है। याद रखना है, ये सवाल आया हुआ है दोस्तों। बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वो पत्तों की सरसराहट और घास पर किसी जानवर के हिलने डुलने की आवाज में फर्क कर सकता है। ये भी सवाल आया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं और इससे चारों ओर से आने वाली आवाजों को पकड़ने में मदद मिलती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बाघ अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे कि गुस्सा होने पर या बाघिन को पुकारने के लिए, या गर्जना या खर्राटे भी ले सकता है दोस्तों। बाघ अपने क्षेत्र को अपने मूत्र से चिन्हित करता है, ये स्टेटमेंट याद रखना है दोस्तों। ये सवाल आया हुआ है सीटेट कि बाघ जो होता है दोस्तों अपने क्षेत्र को अपने मूत्र से चिन्हित करता है। एक बाघ को मूत्र की गंध से तुरंत पता चल जाता है कि उसके क्षेत्र में कोई दूसरा बाघ है या नहीं है। इसकी गर्जना जो है दोस्तों 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है।
बाघ में नर बच्चे 2-3 साल बाद अपने समूह को क्या कर देते हैं दोस्तों, छोड़ देते हैं। तो ये भी सवाल आया हुआ है दोस्तों। याद रखना है कि बाघ में जो है, सॉरी गलत लिखा गया, बाघ में जो नर बच्चे होते हैं वह 2-3 साल बाद अपने समूह को क्या कर देते हैं, तो छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर कुछ मैंने दोस्तों जानवरों और उनकी विशेष विशेष इंद्रियों से रिलेटेड जो फैक्ट्स थे दोस्तों, उसको मैंने कवर कर दिया। जैसा कि पहला हमारा है दोस्तों कौन सा, तो वो है गिद्ध। गिद्ध से हमें कौन से फैक्ट्स याद रखना है दोस्तों, तो गिद्ध हम जितना देख सकते हैं वे 4 गुना दूर देख सकते हैं दोस्तों। पहला स्टेटमेंट, सॉरी पहला फैक्ट्स आपको यह ध्यान में रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है दोस्तों, ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से ऐसी चीजें देख सकती है जो हम 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं दोस्तों। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर रेशम कीट से रिलेटेड कौन से फैक्ट्स आपको याद रखना है दोस्तों, कि कुछ नर कीट अपनी मादाओं को अपनी गंध से पहचान लेते हैं। रेशम कीट अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकते हैं दोस्तों। तो ये सब जो है दोस्तों रेशम कीट से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, जिसे आपको ध्यान में रखना। फिर है दोस्तों कुत्ता। तो कुत्ते सड़क पर अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं। वे यह पता लगा सकते हैं कि उनके मूत्र या पॉटी की गंध से कोई दूसरा कुत्ता उनके क्षेत्र में आया है या नहीं है। ये कुत्तों में खास गुण पाया जाता है दोस्तों, इसे आपको ध्यान में रखना है। फिर है दोस्तों छिपकली। छिपकली के कान छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं दोस्तों। मगरमच्छ मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर एक नोट कर आपको बात ध्यान में रखना है दोस्तों, कि जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। और यह इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, जिसको आपको ध्यान में रखना है, कि जानवरों की खाल पर जो डिजाइन बना होता है दोस्तों, वह शरीर पर बाल होने के कारण होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति अधिक होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और जानवरों के चलने से उत्पन्न ध्वनि के बीच अंतर कर सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, वह कौन सा जानवर है, तो वह है दोस्तों टाइगर यानी बाघ। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शेर और बाघ दोनों में पाई जाती है, समान रूप से पाई जाती है। याद रखना है दोस्तों कौन सा है, तो दोनों अपनी मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। दोनों की दृष्टि मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज्यादा होती है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों, कि दोनों की जो दृष्टि होती है वह मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज्यादा होती है। फिर है दोस्तों, दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। तो यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही है। तो इसमें जो है दोस्तों सभी के सभी स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी डी। फिर मैंने दोस्तों स्लॉथ से रिलेटेड जितने भी सवाल दिए गए उनको मैंने कवर किया, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी मैंने यहाँ पर ले लिया। तो सवाल है दोस्तों स्लॉथ से रिलेटेड, स्लॉथ के विषय में नीचे दिए गए विषयों पर विचार कीजिए। स्लॉथ लगभग 20 घंटे वृक्ष से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। तो 20 घंटे नहीं सोता है दोस्तों, बल्कि याद रखना है ये 17 घंटे सोता है। तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। स्लॉथ जिस वृक्ष पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है और कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही है। स्लॉथ जो होता है दोस्तों जिस वृक्ष पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है दोस्तों, और अपने जीवन काल में लगभग 7 से 8 बार ही जो है दोस्तों यह पेड़ से नीचे उतरता है। ठीक है, मतलब 7 से 8 बार जो है दोस्तों पेड़ को क्या करता है, यह चेंज करता है, याद रखना है। और सप्ताह में 1 बार जो है दोस्तों अपना मल त्यागने के लिए वह नीचे उतरता है। स्लॉथ की जो आयु होती है दोस्तों लगभग 20 वर्ष होती है, और इतने समय में यह केवल 2 वृक्षों पर ही जाते हैं। तो यह जो है दोस्तों स्टेटमेंट गलत है। आपसे सही पूछा जा रहा था दोस्तों कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें जो है दोस्तों स्टेटमेंट जो 2 है केवल वही सही है, यानी डी इसमें परफेक्ट आंसर है दोस्तों, जो कि किस ऑप्शन में है, तो ये 4 ऑप्शन में है दोस्तों। अब स्लॉथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं दोस्तों उसको मैंने कवर कर दिया है। जैसे आपको ध्यान रखना है क्या, कि स्लॉथ प्रतिदिन लगभग 17 घंटे सोते हैं, याद रखना है। ये भालू जैसे दिखते हैं दोस्तों, याद रखना है। ये कैसे दिखते हैं, ये भालू जैसे दिखते हैं। ये पेड़ों से लकड़ी काटने के लिए केवल 9 घंटे का समय छोड़ता है दोस्तों। वे शरीर के तापमान को लगभग 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से 93 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बनाए रखते हैं दोस्तों। वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए छाया के अंदर और बाहर जाते हैं। स्लॉथ उसी पेड़ की पत्ती को खाता है जिस पर वह रहता है दोस्तों।
उसे शायद ही किसी और चीज की जरूरत हो पड़ती है दोस्तों अपने जीवन काल में। जब वह उस पेड़ से पर्याप्त पत्ते खा लेता है तो वह पास के पेड़ पर चला जाता है। स्लॉथ लगभग जो है दोस्तों 40 वर्ष तक जीवित रहता है, याद रखना है आपको। इस दौरान वे केवल 8 पेड़ों के चारों ओर घूमते रहते हैं दोस्तों, ये भी याद रखना है। और सप्ताह में एक बार जो है दोस्तों शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। इसका शरीर जो है दोस्तों बालों वाला है और यह एक छोटे भालू जैसा दिखता है दोस्तों। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों स्लॉथ से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। का मैंने फिगर भी ले लिया दोस्तों, ये है स्लॉथ का फिगर। तो आप इससे कोरिलेट कर कर आसानी से जवाब दे सकते हैं दोस्तों। ये कैसा दिखता है, भालू जैसा दिखता है दोस्तों। और दिन में जो है दोस्तों 17 घंटे जो है दोस्तों यह सोता है। और एक सप्ताह में जो है दोस्तों शौच के लिए अपना मल त्यागने करने के लिए एक बार ही सप्ताह में यह नीचे उतरता है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों स्लॉथ से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं, तो यह गलत है दोस्तों। 22 घंटे नहीं सोता है यह, बल्कि कितना घंटे सोता है दोस्तों, 17 घंटे। फिर है दोस्तों स्लॉथ चिंपांजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं, तो यह गलत है दोस्तों। चिंपांजी जैसा नहीं दिखता है, बल्कि कैसा दिखता है दोस्तों, यह भालू जैसा दिखता है। फिर है दोस्तों कि स्लॉथ चिंपांजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर लटक कर सोते हैं, तो यह भी गलत है दोस्तों। फिर है दोस्तों नेक्स्ट की स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं, तो ये स्टेटमेंट है दोस्तों। और ये सीट का गया सवाल है दोस्तों, याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 4 होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। फिर है दोस्तों स्लॉथ अपने जीवन काल में एक ही दिन में कितने घंटे सोता है दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों एक दिन में यह 17 घंटे सोता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर मैंने दोस्तों सांपों से रिलेटेड यहाँ पर सवाल को कवर किया है। सवाल है दोस्तों कि सांपों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। पहला है हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, हमारे देश में जो है 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म है, यह भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों। कोबरा सांपों की क्या है, एक जहरीली। एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, जिसके माध्यम से जहर सांप के काटने पर किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। याद रखना है दोस्तों एक जहरीले सांप के 4 नहीं बल्कि 2 खोखले दांत होते हैं दोस्तों, जिसके माध्यम से जहर सांप के काटने पर किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है दोस्तों। फिर है दोस्तों सर्पदंश की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है, तो यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है कि सर्पदंश की जो दवा होती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो छोड़कर बाकी जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं दोस्तों ए बी डी वे सही हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब स्पष्टीकरण देखना है दोस्तों, सांप से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है यहाँ पर कि हमारे देश में पाए जाने वाले कई प्रकार के सांपों में से केवल 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। कौन कौन सा है दोस्तों, वो है कोबरा, कोमन करेट जिसे हम लोग कड़ैत के भी नाम से जानते हैं, रसेल का वाइपर जिसे डुबोइया के नाम से हम लोग जानते हैं, और 100 स्केल्ड वाइपर जिसे हम लोग अफाई के नाम से जानते हैं। और ये सभी के सभी जो नाम यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों सांपों के, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों कि एक सांप के 2 खोखले दांत यानी नुक्ते होते हैं दोस्तों। जब यह काटता है तो जहर फैंग के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। सांप के काटने की दवा है, याद रखना है दोस्तों, दवा सांप के जहर से बनाई जाती है और सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। अजगर एक जहरीला सांप नहीं, याद रखना है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों कि सपेरे की संगीत को सांप नहीं सुन सकते। याद रखना है दोस्तों नागिन जो डांस होता है उससे सांप नहीं नाचता है, किससे नाचता है दोस्तों, लेकिन केवल यंत्र द्वारा उत्पन्न जो कंपन होता है दोस्तों, कंपन को महसूस करके ही प्रतिक्रिया देंगे। याद रखना है दोस्तों जो आप सुनते हैं नागिन डांस ये सब, सपेड़ा जो बीन बजाता है उससे सांप नाचता है, वैसा कुछ बात नहीं है दोस्तों, उसके कंपन से वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उनके बाहरी कान नहीं है, यही कारण है दोस्तों कि उनके बाहरी कान नहीं होते, जिसके कारण वो बीन को नहीं सुनता बल्कि उसके कंपन को बस वो महसूस करके प्रतिक्रिया देता है। वे केवल जमीन पर कंपन महसूस करते हैं दोस्तों, याद रखना है। ये सांपों से रिलेटेड फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर एक याद रखना है दोस्तों, ये सवाल पूछा गया कि लिंग पेन क्या है।
लिंग हू फेन क्या है दोस्तों? तो हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, उसके सूप को लिंग हू फेन कहा जाता है दोस्तों। याद रखना है कि हांगकांग में लोग क्या करते हैं दोस्तों, सांप को सूप बनाकर खाते हैं, और उस सूप का नाम है दोस्तों लिंग हू फेन। फिर अब हम लोग दोस्तों मधुमक्खियों से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। तो मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों, प्रत्येक छत में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बिल्कुल सही है दोस्तों कि प्रत्येक छत में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। यह भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों कि एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां ही होती हैं। नर मक्खियां छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों कि नर मक्खियां जो होती है छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। छत्तों के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं दोस्तों वह होती हैं कौन सी? तो श्रमिक मक्खियां होती हैं। छत्ते में अधिकांश मक्खियां जो होती है मधुमक्खियां श्रमिक मक्खियां होती है। यह स्टेटमेंट सही है। नर मक्खियां शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित करती है। तो यह भी स्टेटमेंट गलत है दोस्तों कि नर मधुमक्खियां जो होती है शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित करती है। यह काम जो है दोस्तों श्रमिक मधुमक्खियां क्या करती हैं। केवल जो सही है दोस्तों वो कौन सा है? तो ए, बी और डी। ए, बी, डी इसका जो है दोस्तों राइट आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर देखेंगे दोस्तों मधुमक्खी से रिलेटेड जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो मधुमक्खी फूलों की ओर आकर्षित होती हैं। मधुमक्खियां एक छत्ते में रहती हैं जिसका इस्तेमाल आमतौर पर किसी भी मधुमक्खी कॉलोनी के हिस्से का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। याद रखना है दोस्तों। मधुमक्खियां चीनी की चाशनी खाना पसंद करती हैं। प्रत्येक मधुमक्खी कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती है दोस्तों। पहला क्या है? तो रानी मधुमक्खी। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ ही नर मधुमक्खी होती हैं। ये सभी के सभी स्टेटमेंट जो फैक्ट्स जो है दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर है दोस्तों, नर मधुमक्खियां की श्रमिक के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती। याद रखना है। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक मधुमक्खियां होती है। ये मधुमक्खियां दिन भर काम करती हैं दोस्तों। याद रखना है। वे छत्ता बनाती है और मधुमक्खियों के बच्चे की क्या करती है दोस्तों? देखभाल भी करती है। वे रस की तलाश में फूलों के चारों ओर क्या करती हैं दोस्तों? तो उड़ती। श्रमिक मधुमक्खियां छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। याद रखना है। फिर एक कार्यकर्ता मधुमक्खियां के बिना न तो छत्ता होगा और न ही रस का संग्रह होगा दोस्तों, यानी श्रमिक मधुमक्खियों के बिना। जब एक मधुमक्खी को रस के साथ फूल मिलते हैं तो वह एक विशेष प्रकार का नृत्य करता है दोस्तों, डांस करता है। याद रखना है। यह भी सवाल आया हुआ है। नृत्य करती हैं जिससे अन्य मधुमक्खियां जान सकती हैं कि रस कहाँ है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। हालांकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिससे आपको ध्यान में रखना है। मधुमक्खियां लीची, कॉफी और कोको फूल जैसे फूलों के परागण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं दोस्तों। ये भी स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, मधुमक्खी पालन के बारे में सही कथन पर विचार कीजिए। पहला है कि जनवरी से मार्च मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल गलत है कि जनवरी से मार्च जो होता है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी लीची के फूलों से आकर्षित होते हैं। तो यह भी सही है दोस्तों। यह जो है दोस्तों सही है कि मधुमक्खी जो होते हैं वो लीची के फूलों से आकर्षित होते हैं। फिर है दोस्तों हमारा क्या, मधुमक्खी को रखने और उनके द्वारा उत्पादित शहद को संग्रहित करने के लिए बक्से की आवश्यकता होती है। आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों कि मधुमक्खी पालन में एक बक्से की आवश्यकता होती है दोस्तों शहद को संग्रहित करने के लिए। फिर है फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा दोस्तों, मधुमक्खियों के लिए शरबत बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों। तो इसमें केवल याद रखना है दोस्तों स्टेटमेंट फर्स्ट को छोड़कर जो भी दिए गए दोस्तों यानी 2, 3, 4 ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों मधुमक्खी पालन से रिलेटेड। तो मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। याद रखना है दोस्तों। यह मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। याद रखना है दोस्तों, मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक। मधुमक्खी लीची के फूलों से आकर्षित होते हैं। कृत्रिम संस्कृति में शहद के लिए सिरप यानी मधु बनाने के लिए चीनी दी जाती है दोस्तों। याद रखना है। मधुमक्खियों के छत्तों को साफ करने के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खियों को रखने और उनके द्वारा उत्पादित शहद के भंडारण के लिए बक्से की आवश्यकता होती है। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों,
प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है चींटियों के बारे में है सवाल दोस्तों कि चींटियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चींटी जो होती है दोस्तों एक ही पंक्ति में चलती हैं, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट कि चींटियां जो होती है दोस्तों एक ही पंक्ति में चला करती हैं। जब चींटियां चलती हैं तो वे जमीन पर गंध छोड़ती है, अन्य चींटियां रास्ता खोजने के लिए इस गंध का अनुसरण करती हैं। जब ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों कि जब चींटियां चलती हैं तो वे जमीन पर एक गंध छोड़ती है जिसकी सहायता से अन्य जो चींटियां होती है दोस्तों उन्हें रास्ता खोजने में मदद मिलती है। वे सर्दियों के दौरान शीत निद्रा में चली जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि वे सर्दियों के दौरान शीत निद्रा में चली जाती हैं, तो यह गलत है दोस्तों। फिर है दोस्तों कि वे अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकती हैं, तो यह भी नहीं है दोस्तों कि वे अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकती हैं। फिर है दोस्तों कि वे एक बस्ती में रहती है, उनमें विशेष क्षमता होती है। यह स्टेटमेंट सही है दोस्तों कि वे एक बस्ती में रहती है और उनमें विशेष क्षमता होती है दोस्तों। इसमें केवल सी और डी को छोड़कर ए बी सही था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी, जो कि किस ऑप्शन में है दोस्तों, यह है ऑप्शन 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब चींटियों से रिलेटेड मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर किया दोस्तों, एनसीईआरटी के ये सब फैक्ट्स हैं। जैसे आपको क्या ध्यान में रखना है कि चींटियां सामाजिक कीट है क्योंकि वे बड़ी उपनिवेश बस्तियों या समूहों में रहती हैं, इसमें रानी नेता होती है दोस्तों और कार्यकर्ता अपने घर की रक्षा करते हैं। रानी चींटी उपनिवेश बस्ती की संस्थापक और नेता दोनों है। उसका प्राथमिक कार्य है दोस्तों हजारों अंडे देकर उपनिवेश बस्ती में निवास करना है। चींटियों की अलग अलग जातियां होती है जो चींटियों के समूह होते हैं जो एक निश्चित कर्तव्य पूरा करती हैं, याद रखना है। चींटियां आमतौर पर एक ही पंक्ति में चलती हैं, याद रखना है आपको। चींटियां जब चलती हैं तो जमीन पर गंध छोड़ती हैं, अन्य चींटियां रास्ता खोजने के लिए गंध का अनुसरण करती हैं। चींटियां औपनिवेशिक जानवर है, यह भी पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों और पूछा भी गया है। चींटियां हास्यास्पद रूप से मजबूत होती है, उसके पास अपने शरीर के वजन से, याद रखना है दोस्तों, 10 से 50 गुना के बीच ले जाने की क्षमता होती है दोस्तों। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों एंट्स से रिलेटेड यानी चींटियों से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सवाल कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। ये सीटेड में आया हुआ सवाल है दोस्तों, याद रखना है दोस्तों। रात में जो जानवरों को कलर दिखाई देता है वो कौन सा कलर दिखाई देता है, तो काला और सफेद कलर उन्हें दिखाई देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। फिर है दोस्तों केचुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों कि वे जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों कि केंचुए जो होते हैं दोस्तों जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। फिर है दोस्तों कि वे मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ हो जाती है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों कि वे मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और जिनकी वजह से क्या होती है के मल से मृदा उपजाऊ हो जाती है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट हमारा कि ये अवशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देती हैं, तो यह भी सही है दोस्तों कि ये अवशिष्टों को जो है कंपोस्ट में परिवर्तित करती हैं। ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरक से महंगी होती है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, या जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी होती है। फिर है दोस्तों रसायनों का छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि रसायन का अगर हम छिड़काव करें तो केंचुए प्रभावित नहीं होंगे। केंचुए जो है दोस्तों या मनुष्य प्रभावित हो जाता है तो ये केंचुआ क्या चीज़ है, तो केंचुआ प्रभावित जरूर होगा दोस्तों। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा था सही कथन, तो सही कथन जो है दोस्तों कौन सा है, तो सही कथन है दोस्तों ए सही है, बी सही है और सी, जबकि डी और ई जो है दोस्तों गलत है। ए बी सी सही है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। फिर क्या है दोस्तों, फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार, यहाँ पर छूट गया है दोस्तों। पहला कथन है कि सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, क्या स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती है, यह गलत है। कुछ चिड़ियों की होती है दोस्तों अपने सिर के दोनों तरफ आंखें। फिर है दोस्तों चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती है, क्या स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। चिड़िया जो होती है
दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती है। कर पाती हैं दोस्तों, दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है दोस्तों यहाँ पर यह गलत। अब यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, एक कोशिकीय दृष्टि क्या है दोस्तों, एक कोशिकीय दृष्टि। तो जिन पक्षियों के सिर के किनारों पर आंखें होती हैं उनके पास एक विस्तृत दृश्य क्षेत्र होता है। यह शिकार का पता लगाने के लिए उपयोगी है। ऐसी पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, याद रखना है। जब इनकी आंखें दो अलग अलग चीजों पर ध्यान केंद्रित करती है तो इस दृष्टि की सीमा बढ़ जाती है। उन्हें इधर उधर देखने के लिए सिर हिलाने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, याद रखना। जहां तक हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों एक कोशिकीय दृष्टि से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर याद रखना है दोस्तों, उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या याद रखना है, जैसे हो गया दोस्तों पतंगा, चील और गिद्ध, ये एक कोशिकीय दृष्टि वाले जो है दोस्तों पक्षी हैं। फिर है दोस्तों द्विनेत्री दृष्टि, जबकि जिनके सिर आगे की तरफ होते हैं उनके पास द्विनेत्री दृष्टि होती है। ऐसे पक्षी शिकार करते समय दूरियों का अनुमान लगा सकते हैं। जब कोई पक्षी दोनों आंखों को किसी वस्तु पर केंद्रित करता है तो वह दूरी का अनुमान लगा सकता है। उन्हें इधर उधर देखने के लिए सिर हिलाना पड़ता है। पक्षियों की द्विनेत्री दृष्टि उन्हें स्पष्ट रूप से देखने में मदद करती है। और इसका उदाहरण कौन कौन सा है दोस्तों, तो याद रखना है इसका उदाहरण है द्विनेत्री दृष्टि का उल्लू है दोस्तों, कौवा है, कबूतर है, मोर है, कोकिला है, तोता, कबूतर आदि है दोस्तों। फिर इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा ये क्वेश्चन है दोस्तों कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है। उसका नाम है दोस्तों सूर्य पक्षी, जिसे शकर खोड़ा के भी नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो इसकी यह जो घोंसला बनाता है दोस्तों, इसका घोंसला जो होता है झाड़ियों की शाखा से लटकने वाला यह घोंसला बनाता है कौन दोस्तों, शकर खोड़ा। याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। तो याद रखना है दोस्तों, पत्तों को सीकर अपना घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो वह है दोस्तों दर्जिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है। तो इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है कठफोड़वा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो वो कौन सा है दोस्तों, वह है उल्लू। उल्लू जो होता है दोस्तों अपनी गर्दन को काफी हद तक क्या कर लेता है दोस्तों, पीछे घुमा। फिर है दोस्तों ये सवाल कई बार आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है दोस्तों, फाख्ता जो पक्षी होता है दोस्तों वह कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर है दोस्तों कौन सा नर पक्षी अपना घोंसला बनाता है। तो याद रखना है दोस्तों, एक नर पक्षी है वो अपना घोंसला स्वयं बनाता है, जबकि यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं सूर्य पक्षी, टेलर पक्षी और कबूतर, इसमें मादा जो पक्षी होती है दोस्तों वो अपना घोंसला बनाती है, जबकि वीवर जो पक्षी होते हैं दोस्तों उसमें नर पक्षी जो होते हैं अपना घोंसला बनाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कौन सा पक्षी अपने अंडे पत्ते की तह में देता है। तो याद रखना है दोस्तों, कौन सा जो पक्षी है अपना अंडे जो है दोस्तों पत्ते के तह पर देता है, तो वह है दोस्तों टेलर पक्षी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब टेलर पक्षी से रिलेटेड कौन से फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, तो घोंसला पौधे के रेशों, पत्तियों, मकड़ी के जालों आदि से बनाया जाता है। ये सिलाई और बुनाई करके अपना घोंसला बनाते हैं। याद रखना है दोस्तों, ये सिलाई के लिए अपनी तेज चोंच का उपयोग करते हैं। वे पेड़ों या झाड़ियों पर पत्तियों की सिलाई करते हैं। वे इन सिली हुई पत्तियों की तह में अंडे क्या करते हैं तो देती हैं। याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, पक्षियों को किस प्रकार की चोंच मांस को काटने और खाने में काम आती है। तो याद रखना है दोस्तों, पक्षियों की जो हुक जैसी चोंच होती है दोस्तों वह मांस को काटने और खाने में काम आती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पक्षी की प्रजाति एक झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? तो याद रखना है दोस्तों, यह भी सवाल 2-3 बार सीटेट में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस पक्षी की प्रजाति एक झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है? तो वह है दोस्तों मैना। याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में निस्यंदन तंत्र होता है? तो याद रखना है दोस्तों, किन पक्षियों की चोंच में निस्यंदन तंत्र यानी फिल्ट्रेशन होता है दोस्तों? तो वह है दोस्तों फ्लेमिंगो यानी हंसावर। हंसावर पक्षियों की चोंच में निस्यंदन तंत्र होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो हंसावर के पास सपाट और चौड़ी चोंच होती है। वे जल निकायों पर क्या करते हैं दोस्तों? भोजन करते हैं। वे मुख्य रूप से शैवाल और छोटे क्रेस्टियाई को खाते हैं दोस्तों, इसलिए उनकी चोंच पर मौजूद निस्यंदन प्रणाली इस तरह के भोजन के प्रयोजनों के लिए पानी से निष्पंदन करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह समान सामने की तरह होती है वो कौन सा है दोस्तों? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, यह भी कई बार आ चुका है। उस पक्षी का नाम बताइए जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती है, तो वह कौन सा है दोस्तों? तो वह है उल्लू। अब पक्षियों से रिलेटेड काफ़ी सारे यहाँ पे फैक्ट्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर कवर किया है, तो आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है उसको मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। जैसे कलचिड़ी को इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है दोस्तों, और कलचिड़ी के घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़े, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है दोस्तों। कलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है दोस्तों, याद रखना है। कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़े को क्या करते हैं दोस्तों? खाती है। कौवे के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखा जैसी चीजें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता है दोस्तों, याद रखना है, यह भी आया हुआ सवाल है कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? तो कोयल जो है दोस्तों अपना घोंसला नहीं बनाता। कोयल जो होता है दोस्तों कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी क्या करता है दोस्तों? तो देता है। कभी कभी कोयल कौवा के अंडे को क्या करता है दोस्तों? फेंक देता है और अपने अंडे रख देती है, तो याद रखना है। पाकता है जो पक्षी है दोस्तों वह कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाता है। गौरैया क्या है दोस्तों? तो अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे भी घोंसला बना लेता है दोस्तों। ये भी सवाल जो है दोस्तों आया हुआ है। सारे के सारे जो सवाल एनसीईआरटी में फैक्ट्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने दोस्तों एनसीईआरटी से जितने भी फैक्ट्स है उसको मैंने कवर कर दिया। फिर है दोस्तों कबूतर। कबूतर पुराने मकान या खंडर में घोंसला बनाते हैं दोस्तों, याद रखना है। बसंत गौरैया क्या है दोस्तों? तो यह गर्मी में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं दोस्तों। फिर दर्जन चिड़िया क्या है दोस्तों? अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती हैं और उसके बीच की बनी थाली को अंडे देने के लिए तैयार करती हैं दोस्तों। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, ये सभी के सभी आपको ध्यान में रखना। फिर शकरखोड़ा के बारे में आपको क्या याद रखना है दोस्तों? कि शकरखोड़ा यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। हम लोग से रिलेटेड क्वेश्चन को भी देखा था, अगर आप चाहे तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। शकरखोड़ा जो है दोस्तों अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी की जाले और कपड़ों के चित्रों से बनाते हैं दोस्तों। नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं दोस्तों, याद रखना है। वीवर पक्षी में एक नर वीवर होता है दोस्तों जो अपना घोंसला बनाता है। मादा वीवर पक्षी नर के बनाए गए घोंसले देखती है और उनमें से उनमें से जो सबसे अच्छा लगा उनमें अंडे देती है दोस्तों। यानी नर घोंसला बनाता है दोस्तों और मादा वीवर पक्षी उस घोंसले को सेलेक्ट करती है जिसमें उसका मन होता है दोस्तों, उसमें जाकर वो अंडे देती है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। फिर याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया कि पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। याद रखना है, घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन पर या पानी में। फिर है दोस्तों पौधों से रिलेटेड मैंने सवाल यहाँ पर कवर किए हैं जो सीटेट में पूछे गए हैं, और इनसे रिलेटेड फैक्ट्स को भी मैंने यहाँ पर कवर किया है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नेपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में कौन सा कथन जो है दोस्तों सही है? तो यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों कि नेपेंथिस नामक जो पौधा है दोस्तों वह
वह पौधा जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार जो होता है दोस्तों घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तो यह भी स्टेटमेंट जो सही सही है दोस्तों कि इसका आकार जो होता है घड़े जैसा होता है और इसका मुंह जो होता है दोस्तों एक पत्ती से ढका होता है। फिर है दोस्तों यह पौधा केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों। यह जो पौधा होता है केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। फिर है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को ये मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाजें निकालता है। मैं आपसे सही पूछा जा रहा था तो इसमें ए, बी और सी है दोस्तों वही परफेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4। अब हम जानते हैं दोस्तों नेपेंथिस पौधे से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे एग्जाम के लिए महत्व। याद रखना है कि नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो चूहा, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। नेपेंथिस पौधे शिकारी पौधे जो होते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में। ये भी सवाल आया हुआ है कि नेपेंथिस पौधा कहाँ पर किस राज्य में पाया जाता है। तो भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इस पौधे का आकार लंबे घड़े जैसा होता है। इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े के साथ खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े पौधे के अंदर पहुंच जाते हैं और फंस जाते हैं। ये फोटो है दोस्तों नेपेंथिस का, इसे मैंने यहाँ पर कवर किया है, देखकर आसानी से को याद कर सकते हैं। ये है घड़ा, इसका मुंह दोस्तों और ये पत्ती है, मोह निकलती है दोस्तों और यहाँ पर क्या आकर फंस जाता है और ये क्या हो जाता है दोस्तों पत्ती बंद हो जाती है। याद रखना है। फिर नेक्स्ट सवाल है दोस्तों निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था दोस्तों कौन सा पौधा है, वह है दोस्तों घटपर्णी का पौधा जिसे पेंथिस कहते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक बरगद के वृक्ष की जड़ों की विशेषता नहीं है। तो याद रखना है दोस्तों कौन सी विशेषता नहीं है। तो जड़ें वृक्षों को खंभों की तरह सहारा देती हैं, या बिल्कुल सही है दोस्तों। जड़ें शाखाएं से नीचे लटकती रहती है बरगद के पेड़ में, आपने देखा होगा दोस्तों लंबी लंबी जो शाखाएं हैं दोस्तों। जड़ें भूमिगत होती है, जड़ें भोजन संचित करती हैं। तो याद रखना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जड़ें यहाँ पर जो है भूमिगत भी होती है, जड़ें शाखाएं से नीचे लटकती है, जड़ें वृक्षों के सहारा देती है, ये भी सही। जड़ें भोजन संचित करती हैं, यह स्टेटमेंट है दोस्तों गलत है यहाँ। तो बरगद के पेड़ से रिलेटेड आपको कौन कौन से फैक्ट्स याद रखना है कि बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती है, वे टहनियों से निकलती हैं दोस्तों, याद रखना है, और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। जड़ें जो होती है दोस्तों भोजन संचित नहीं करती हैं, याद रखना है। बरगद की लटकने वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को क्या करती हैं दोस्तों सहारा देने का कार्य करते हैं। और ये महत्वपूर्ण सभी के सभी फैक्ट्स है दोस्तों बरगद से रिलेटेड, बरगद के पेड़ से आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट सवाल है दोस्तों रेगिस्तानी ओक से संबंधित। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला है कि ऊंचाई जो होती है दोस्तों 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती है। तो यह स्टेटमेंट सही है दोस्तों। ऊंचाई होती है कोई 11 से 12 फीट होती हैं और पत्तियां बहुत ही कम होती है। फिर है इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें जो होती है दोस्तों 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती है जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाए। तो यह स्टेटमेंट सही है दोस्तों। रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें होती है वह 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती है जब तक कि वे पानी तक न। फिर है दोस्तों इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है और यह वृक्ष जो है दोस्तों अबू धाबी में पाया जाता है। यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। यह वृक्ष जो है अबू धाबी में पाया जाता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। यह वृक्ष अबू धाबी में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों। यह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया। और इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है दोस्तों। यह जो है दोस्तों बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसमें डी को छोड़कर बाकी सब सही है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए बी यानी ऑप्शन 3 का करेक्ट है वो। अब रेगिस्तानी ओक पेड़ से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स एनसीईआरटी में दिए गए दोस्तों कवर किया। ध्यान रखना है कि रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई जो होती है दोस्तों 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती है। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती है जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाए दोस्तों। याद रखना है रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। जब कभी
इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। सभी के सभी रेगिस्तानी ओक से पेड़ से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान। नेक्स्ट है दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। यह वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, खेजड़ी नामक जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह ज्यादा जल के बिना बढ़ता है, तो यह भी सही है कि यह ज्यादा जल के बिना भी बढ़ता है। फिर है दोस्तों, यह एक छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं, तो यह भी सही है दोस्तों, यह एक छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। यह अपनी तनों में जल जमा करता है और लोग इस जल को पीने के लिए पतले पाइप का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि यह अपनी तनों में जल जमा करता है और लोग इस जल को पीने के लिए पतले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। डी स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है, जबकि ए बी सी सही है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अब खेजड़ी से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों से भी देख लेते हैं। तो खेजड़ी की फलियां सब्जी के काम आती है, पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, याद रखना। पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ियाँ कभी कीड़ा नहीं लगती है दोस्तों, याद रखना है कि लकड़ियों में कीड़ा नहीं लगता है। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है खेजड़ी के पेड़ से रिलेटेड, इसे आपको ध्यान में रखना है। फिर है दोस्तों, कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? तो कन्नौज नामक जो जिला है दोस्तों वह कहाँ है? वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश में है और यह जो जिला है दोस्तों इत्र बनाने के लिए फेमस है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है दोस्तों कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत का है दोस्तों गुजरात से नागरकोइल यानी केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन जो है दोस्तों 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी तो 20 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या है? तो औसत चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों? टोटल दूरी और टोटल समय का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों चाल बराबर क्या होता है? दूरी और क्या होता है दोस्तों? समय होता है। यहाँ पर दूरी कितना दिया गया है दोस्तों? दूरी हमारा दिया गया है 2120। अगर हम कैलकुलेट करें दोस्तों यहाँ से कि यहाँ से चलना आरंभ किया 29 नवंबर 2019 से और पहुँचा है कब वो दोस्तों? 1 दिसंबर 2020 को कितना बजे? तो 11:45 में। सबसे पहले तो हम 29 नवंबर से 30 नवंबर जब जाएंगे दोस्तों ठीक है 19:45 पे, तो ये हमारा हो जाएगा 24 घंटा। और फिर 11:45 में जाएंगे दोस्तों तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 16 घंटा। तो टोटल हमारे पास आवर कितना हो गया दोस्तों? तो 40 घंटा होगा। 40 से यहाँ पर डिवाइड दे देंगे दोस्तों, आ जाएगा ये हो जाएगा 5 बार में कटेगा और ये कितने बार में कटेगा दोस्तों? बार में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 53 किलोमीटर पर आवर, जो कि किस ऑप्शन में है दोस्तों? तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हर बार सवाल पूछा जाता है दोस्तों, एक चाल से पूछा जाता है, एक डायरेक्शन से सवाल पूछा जाता है, तो दोनों आपको कवर कर कर अच्छे से जाना है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो याद रखना है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर का नाम क्या है? तो उनका नाम है दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना है दोस्तों कर्ण मल्लेश्वरी से एनसीईआरटी के ये फैक्ट्स है। तो कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर है। अब तक यह वे 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं दोस्तों। भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने दोस्तों याद रखना है 29 मेडल जीते हैं और ये सभी के सभी फैक्ट्स है, याद रखना है। कहाँ के रहने वाली? आंध्र प्रदेश। कितने किलोग्राम वजन उठाती हैं? 130 किलोग्राम। कितना मेडल अभी तक? मेडल। इनके पिताजी पुलिस में क्या थे दोस्तों? तो हवलदार थे। तो स्टेटमेंट बनाकर कभी भी पूछ सकता है सवाल दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, सुनीता विलियम्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी। बिल्कुल सही है दोस्तों। पहली कौन थी? पहली थी दोस्तों कल्पना चावला। पहली जो थी दोस्तों वो कौन थी? तो वो कल्पना चावला थी और सुनीता विलियम्स जो थी दोस्तों वो दूसरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है दोस्तों नीचे दिए गए
कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो कौन सा एक समूह जड़ों का है दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि गाजर, चुकंदर और मूली जो होता है दोस्तों, वह जड़ों का उदाहरण होता है। राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, सॉरी, ऑप्शन डी। फिर है दोस्तों कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो दांडी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो दांडी स्थित है गुजरात। गुजरात में भी अगर पूछा जाए दोस्तों में, तो याद रखना है गुजरात के यह नवसारी जिले में दांडी। ठीक है दोस्तों। और कब से कब तक स्टार्ट किया गया था? तो याद रखना है दोस्तों 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था 34, 12 मार्च 19, और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर इन्होंने कानून को भंग किया था। यात्रा थी दोस्तों 24 दिन। महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया, लिख दिया, आप चाहे तो शॉर्ट दे सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि तेज ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है? तो याद रखना है दोस्तों पेड़ की छाल से किसका इलाज किया जाता है? वह है दोस्तों मलेरिया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। फिर यहाँ पर सवाल दिया गया दोस्तों कि किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित। घर के डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है। याद रखना है दोस्तों, मैं इसे बनाता हूँ यहाँ पर। डॉक्टर सबसे पहले क्या जाता है दोस्तों? डॉक्टर सबसे पहले ए पर जाता है जो एक्स एक्स के पूर्व में 600 मीटर है। सबसे पहले ये कहाँ पर गया दोस्तों? ए पे गया, जो एक्स से क्या है दोस्तों, एक्स से पूर्व में है, तो ये एक्स हो गया हमारा दोस्तों, और ये एक्स से पूर्व में है हमारा, दूरी पर है। फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर है। तो फिर यह कहाँ पर गया दोस्तों? क्या बी गया, हाँ मीटर है दोस्तों, तो ए से 450 मीटर दक्षिण में। फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 120 किलोमीटर है। फिर यह सी पे जाता है दोस्तों जो बी से पश्चिम में, यह कितना है 100। है दोस्तों। फिर है दोस्तों कि अंत में वह वाई अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर है। तो यह वाई है हो गया दोस्तों, और यह कितना है? तो यह 90 मीटर। तो आपसे वो पूछ रहा है दोस्तों कि अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर की घर की दिशा क्या है? तो यह किस दिशा में है दोस्तों? यह किस दिशा में आप देख रहे हैं? तो यह है दोस्तों दक्षिण पश्चिम की दिशा में। अस्पताल के सापेक्ष में पूछा जा रहा है दोस्तों, अस्पताल के सापेक्ष में डॉक्टर के घर की दिशा क्या है? तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर की घर की जो दिशा है दोस्तों वो कौन सा है? तो ये है दोस्तों, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। ये कहाँ पर है दोस्तों? तो उत्तर, सॉरी, ये कहाँ पर है दोस्तों? तो उत्तर पश्चिम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, यहाँ पर मैंने आप को पॉज कर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि अगर अजय भोपाल में है और उसे गैंगटोक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित हो, जहां पर अजय है वहां से गैंगटोक और पुडुचेरी की क्या स्थिति? तो याद रखना है दोस्तों अजय भोपाल में है। ठीक है, अगर मैं भारत का यहाँ पे मैप थोड़ा ड्रॉ करूँ तो ऐसे याद रखना है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश है दोस्तों, भोपाल है, यानी मध्य प्रदेश कहाँ पर है दोस्तों? भोपाल में, सॉरी, भोपाल कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। और गैंगटोक कहाँ है दोस्तों? इधर है, कहाँ पर है दोस्तों हमारा राज्य। फिर पुडुचेरी कहाँ पर है दोस्तों? तो पुडुचेरी है दोस्तों यहाँ पर कहीं पे। तो अगर जहाँ पर अजय है वहां से गैंगटोक और पुडुचेरी की क्या स्थिति? तो गैंगटोक किधर पड़ेगा दोस्तों? तो गैंगटोक की से किधर पड़ेगा? तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो अगर इधर जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, और इधर आएगा दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण पूर्व। ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर है दोस्तों ये कई बार सवाल आया हुआ कि चेड़ाऊ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो याद रखना है दोस्तों मिजोरम के जो लोग होते हैं वो चेड़ाऊ नाच करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
फिर है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? सभी को मालूम होगा दोस्तों, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? वो राज्य हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर है दोस्तों कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो याद रखना है दोस्तों, कुडुक झारखंड के लोगों की भाषा है। ऑप्शन डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। फिर है दोस्तों कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो याद रखना है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए ऐसा किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। फिर है दोस्तों बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला भैंस पर क्यों बैठता है दोस्तों? कि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है दोस्तों, होता है दोस्तों। सिम्बायोटिक रिलेशन भी कहा जाता है, याद रखना है। तो बगुला जो होता है दोस्तों भैंस पर इसलिए बैठता है कि दोनों में परस्पर सहयोग बनता है दोस्तों। इससे बगुला जो होता है भैंस पर बैठे हुए कीड़ों को खाता है दोस्तों, और वो जो कीड़ा होता है भैंस को क्या करता है, वो उसका रक्त पीता है, सॉरी उसके रक्त को, ब्लड को पीता है दोस्तों। दोनों को फायदा होता है दोस्तों। तो रिलेशन को क्या बोला जाता है? तो सहजीवी संबंध यानी बायोटिक रिलेशन कहा जाता है। तो दोनों को जिस रिलेशन में फायदा हो दोस्तों क्या कहा जाता है? तो सहजीवी यानी सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं? पौध भोजन भंडारण संचित करना यह पौधे का कार्य है। ह्यूमस उपलब्ध कराना यह पौधे का कार्य नहीं। पौधे को सहारा देना यह भी पौधे का कार्य है। जल तथा खनिजों का अवशोषण करना यह भी पौधे का कार्य है। राइट आंसर हो जाएगा। गलत पूछा जा रहा था तो ऑप्शन बी है दोस्तों गलत है। फिर क्वेश्चन है दोस्तों कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं का उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? तो यह जनादेश दिया गया दोस्तों जंगल अधिकार अधिनियम अधिनियम 2007 के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह कौन सा है? तो मच्छरों द्वारा फैलने वाला समूह कौन सा है? तो आसानी से आप इसे काट सकते हैं दोस्तों। कौन कौन सा है? तो डेंगू है, मलेरिया है और चिकनगुनिया है। ये जो रोग हैं दोस्तों वो मच्छरों से फैलने वाले हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी के सभी सवाल सीटेट में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन किसके कारण होता है? तो याद कीजिए बात में ही मैंने आपको बताया था, नोट कर एक बात कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न बना रहता है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे रात में सोने से मना किया? यह भी सवाल आया हुआ है। याद रखना है दोस्तों रात में जो पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं दोस्तों? रिलीज करते हैं। इस कारण से क्या होता है दोस्तों रात में हमें मना किया जाता है कि हम पेड़ के नीचे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस की अधिकता के कारण ऐसा होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी कौन सी है? यह है दोस्तों लिवर प्रॉब्लम आ जाएगा, यकृत यानी हेपेटाइटिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? वह है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो होता है दोस्तों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है। राइट आंसर हो जाएगा क्या? नेक्स्ट है दोस्तों किसानों द्वारा फसल बोने के पूर्व खेत की जुताई किए जाने के कारण निम्न में क्या है? मृदा को उलट पुलट करना, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना। तो यही होता है दोस्तों जुताई जो किया जाता है वो मिट्टी के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर है दोस्तों रीढ़ वाले जंतु कौन से हैं? याद रखना दोस्तों इनमें से रीढ़ वाले जंतु कौन कौन से हैं? तो खरगोश भी जो है दोस्तों वर्टिब्रेट एनिमल है, गिलहरी भी जो है दोस्तों वर्टिब्रेट एनिमल है, और सर्प भी जो है दोस्तों वर्टिब्रेट एनिमल है यानी रीढ़ वाले जंतु। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। सभी के सभी जो रीढ़ वाले जंतु। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं? तो याद रखना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है? तो दोस्तों आपको ध्यान में क्या रखना है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है क्या कि मूंगफली का जो तेल होता है दोस्तों उसमें वह प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, और ये कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है दोस्तों, ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है दोस्तों, मनुष्य में एनीमिया यानी रक्त अल्पता का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखना है दोस्तों, लोहे की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग मनुष्यों में होता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी आयरन की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, खरीफ फसल बोई जाती है। तो याद रखना है दोस्तों, खरीफ की जो फसल है वो कब बोई जाती है? तो यह जून से सितंबर के मध्य जो है दोस्तों खरीफ की फसल बोई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी के सभी सवाल सीटेट में आए हुए हैं दोस्तों, ध्यान में रखना है। फिर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है? देखिए दोस्तों, तो बड़ा आया हुआ है, तो ये कौन सा है दोस्तों? फली का जो तेल होता है दोस्तों वो प्रोटीन का उत्तम। फिर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मटर कुल की ग्रंथियों में सहजीवी के रूप में रहता है और वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का क्या करता है दोस्तों? स्थिरीकरण करता है। तो वो कौन सा है दोस्तों? तो राइजोबियम नामक जो जीवाणु है दोस्तों, वह मटर कुल की मूल ग्रंथियों में सहजीवी रहता है और वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का क्या करता है दोस्तों? स्थिरीकरण करता है। फिर है दोस्तों, किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है? तो सभी को मालूम होगा दोस्तों, केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। फिर है दोस्तों, हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अरब सागर से लगती है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की तो अरब सागर से लगती है? ध्यान में रखना है दोस्तों, राज्य की सीमा लगती है तो वह है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की जो वह अरब सागर से, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्या है, यह दोस्तों कर्नाटक और इसकी अरब सागर से के साथ याद रखना है केरल की भी। फिर है दोस्तों, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देता है? तो आंवला में क्या होता है दोस्तों? आयरन होता है। तो याद रखना है दोस्तों, एनीमिया रोग से जो पीड़ित व्यक्ति रहते हैं दोस्तों, को डॉक्टर सलाह दी जाती है कि गुड़, आंवला और हरी का क्या करें? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, नीचे दिए गए 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। कौन कौन सा वो राज्य है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में? याद रखना है, वह है दोस्तों उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। जो समुद्र तट है दोस्तों वह बंगाल की खाड़ी पर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप एलिमिनेट भी करेंगे दोस्तों, ऑप्शन आएगा। महाराष्ट्र क्या है? अरब सागर से लग, आंध्र प्रदेश का नहीं होगा दोस्तों, तेलंगाना का भी नहीं होगा। ठीक है, फिर केरल का नहीं, केरल का भी हम लोगों ने देखा अरब सागर का था दोस्तों, केरल का इसमें एक ही ऑप्शन बच जाता है दोस्तों, वो कौन सा होगा? नेक्स्ट है दोस्तों, नीता प्रदेश जाती है और वह 2 साड़ियाँ खरीदती है जो विशेष रूप से बनाई जाती है, ये क्या कहलाती है? याद रखना है दोस्तों, वह 2 साड़ियाँ जो है एनसीईआरटी में ये सवाल दिया गया है। एक साड़ी का नाम है दोस्तों पोचमपल्ली और दूसरा का नाम है दोस्तों कलमकारी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अब यहाँ पोचमपल्ली के बारे में बताया गया है दोस्तों, साड़ी के बारे में। तो पोचमपल्ली साड़ी की बुनाई आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले के मुख्तार गांव में, याद रखना है दोस्तों, जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एनसीईआरटी के फैक्ट है, इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों। रंगाई की कत शैली में पारंपरिक ज्यामितीय प्रतिरूप होते हैं। जटिल ज्यामितीय डिजाइन साड़ियों और पोशाक सामग्री पाए जाते हैं। पोचमपल्ली साड़ियाँ चमकीले रंग की होती है, ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना। फिर एक कलमकारी के बारे में। कलम का अर्थ होता है दोस्तों, कलम होता है और कारी का अर्थ होता है कलाकृति या शिल्प कौशल होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है कलम से चित्र बनाना। कलमकारी आंध्र प्रदेश में सूती वस्त्र पर हाथ किए गए पेंट या ब्लॉक प्रिंट का कार्य है दोस्तों। याद रखना है, कलमकारी और पोचम पल्ली के बारे में पूछा जाता है सवाल, जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जीव आवाज नहीं सुन सकते लेकिन केवल अपनी त्वचा के माध्यम से कंपन महसूस करके प्रतिक्रिया करते हैं? तो वो कौन सा जीव है दोस्तों? वह है सांप। नेक्स्ट है, किस भारतीय शहर को दुनिया की रोग राजधानी माना जाता है? तो वह है दोस्तों ऋषिकेश। इसे दुनिया की रोग राजधानी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, रेशम कीट का भोजन निम्न में से कौन सा है? तो रेशम कीट कहाँ पर पलते हैं दोस्तों? शहतूत पत्ती, शहतूत के पत्तियों पर ये पलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। फिर है दोस्तों, ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, लद्दाख में है दोस्तों ठंडा रेगिस्तान। का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। कई बार ये भी सवाल आया हुआ है दोस्तों, ठंडा रेगिस्तान भारत में कहाँ है? तो लद्दाख। नेक्स्ट है दोस्तों, आयरन के मुख्य स्रोत क्या है? तो आयरन के मुख्य
आंवला और हरी हरी पत्तेदार सब्जियां। ये दोस्तों घुमा फिरा कर क्वेश्चन आते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। याद रखना है दोस्तों, दिवाली, नानक जन्म दिवस और रक्षाबंधन जो है दोस्तों, यह जो त्योहार है यह गुरु नानक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। फिर दिया गया दोस्तों कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। अबू धाबी में जो है दोस्तों रेत के टीले पाए जाते हैं, तो इसका रेत होगा दोस्तों, रेत नहीं होगा। रेत के कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, और मरुस्थलीय क्षेत्र यहाँ पर कौन सा है दोस्तों, तो है अबू धाबी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की वो भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में स्थित। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसका नाम बदलकर हाल ही में रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है, राज्य में है, तो क्या है दोस्तों, उत्तराखंड में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, उड़ीसा के तटवर्ती निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? कौन कौन से उड़ीसा के निकटवर्ती राज्य हैं दोस्तों? तो झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, और कौन सा है दोस्तों, छत्तीसगढ़ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब के एक समूह में है जो दोस्तों जो जिसका समुद्र तट अरब सागर पर है, तो वह कौन कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है कि कर्नाटक, केरल और गुजरात, इसके जो समुद्र तट है दोस्तों वह अरब सागर पर हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित? तो हमारे देश के मानचित्र अगर आप देखें दोस्तों, क्या हमारा देश का मानचित्र है, और ये है दोस्तों हमारा झारखंड, और ये जो है दोस्तों उड़ीसा के कहाँ पर है, तो उत्तर में स्थित। राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा के उत्तर। फिर है दोस्तों, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो देख चुके हैं दोस्तों, गाजर, चुकंदर और मूली जो होता है दोस्तों वो जड़ों का उदाहरण है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है? तो सभी को मालूम होगा दोस्तों, पेंटिंग कहाँ पर बनाई जाती है, तो बिहार राज्य में बनाई। तो अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं दोस्तों यहाँ पर, जिसे आपको ध्यान में रखना है। सारे के सारे एनसीईआरटी के फैक्ट्स है, कर नहीं चाहे तो आप इसका स्क्रीन। जैसे बिहार में मधुबनी नाम का जिला है, त्योहारों एवं खुशी के मौके पर यहाँ वहाँ घरों की दीवारों और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। याद रखना है, इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि जंतु साथ में बनाए जाते हैं दोस्तों। फिर याद रखना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एनसीईआरटी के फैक्ट्स है, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है दोस्तों। फिर है, केरल में केले की फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं दोस्तों, और गुलदावरी जिनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों को रंगा भी जाता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला हम लोगों ने देख चुके हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जो जिला है दोस्तों वह इत्र बनाने के लिए फेमस है। फिर है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र और गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। फिर है, डेरा खाजी गाजी खान पाकिस्तान में स्थित का फैक्ट है, याद रखना है। फिर है, मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकड़ की लकड़ियां फ्रेम पर बिछा दी जाती है। फिर है दोस्तों, सोहाना गांव। सोहाना गांव कहाँ पर है? हरियाणा में है। सोहाना से दिल्ली जाने में रास्ते में गुड़गांव मिलता है दोस्तों। ये सभी के सभी एनसीईआरटी फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल लेना। फिर है दोस्तों, बेलवनिका गांव कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है यहाँ पर। खुटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है, याद रखना है। कर्नाटक में हल को क्या कहा जाता है? तो कुड़ीगे कहा जाता है। नहीं दिख रहा है दोस्तों, याद रखना है। कर्नाटक में हल को क्या कहा जाता है? तो कुड़ीगे कहा जाता है दोस्तों हल को। कुछ पौधे बिना बोए खेती में अपने आप हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? खरपतवार कहा जाता है। पढ़ भी चुके हैं हम लोग।
खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले ले और फसल कम हो जाती है। अगर प्याज को समय से न खोदा जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाएगी दोस्त। कर्नाटक में हंसिया को इल्गे कहा जाता है, याद रखना है। हंसिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर मैं जरा हंसिया को कहा जाता है कर्नाटक। फिर है दोस्तों गीजू भाई बधिका। गीजू भाई जो है दोस्तों गुजरात में रहते हैं और वह बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते हैं दोस्तों। ये सभी के सभी एनसीईआरटी के लाइन है दोस्तों, इसे मैंने यहाँ पर कवर किया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है दोस्तों लोचाहा गांव किस राज्य में है, तो लोचाहा गांव जो है दोस्तों यह बिहार राज्य में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो लोचाहा जो है दोस्तों बिहार का गांव है, बिहार में गांव है दोस्तों। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं, याद रखना है। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय माना जाता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के एक बक्से में 10 किलो शहद प्राप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों हमारा कि अलबरूनी ने भारत का भ्रमण हजारों वर्ष से भी पहले किया था, सही है। उसने उन चीजों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश में बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाया गया तालाब, तो यह भी सही है दोस्तों। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। अलबरूनी लेखों से हम अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, तो सही कथन पूछा जा रहा था, तो इसमें सभी के सभी सभी के सभी जो स्टेटमेंट दिए गए हैं दोस्तों सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अब अलबरूनी से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। याद रखना है कि अलबरूनी का जो जन्म हुआ था वो 973 में वर्तमान उज्बेकिस्तान के ख्वारिज में हुआ था दोस्तों। याद रखना है कहाँ के उनका जन्म हुआ था, तो उज्बेकिस्तान के ये रहने वाले थे और उनका जो जन्म हुआ था वो 973 ईस्वी में। अलबरूनी ने कई पुस्तकों में से जो कुछ भी देखा उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और उसे लिखा। उन्होंने विशेष रूप से उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से बहुत अलग लगी, जैसे वास्तुकला और लोगों। अलबरूनी ने ध्यान से देखा और जो कुछ देखा उसका विवरण लिखा। उन्होंने खास तौर पर उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने ही देश से काफ़ी अलग लगी। उन्होंने उस समय के तालाबों के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में बहुत कुशल थे। वह इस बारे में विवरण लिखता था कि झील के चारों ओर चबूतरा खाए गए चबूतरों बनाने के लिए विशाल चट्टानों को इकट्ठा करके उन लोहे की छड़ों से जोड़कर तालाब कैसे बनाए गए। आज जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम अलबरूनी के लेखन से उन दिनों के बारे में बहुत कुछ। उनके जन्म के 1000 साल बाद 1973 में सरकार द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया था, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान। नेक्स्ट है दोस्तों नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, आगे चलकर उनकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया, तो वो कौन व्यक्ति थे रोनाल्ड रॉस। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों किस राज्य में झूम की खेती की जाती है, तो मिजोरम राज्य में जो है दोस्तों खेती या पेड़ों की कृषि की जाती है दोस्तों, या इसी को स्थानांतरित कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व कौन से हैं, तो यह कौन सा है दोस्तों, तो ओणम है, पोंगल है, उगादी और विशु है दोस्तों। ये दक्षिण भारत में फसल कटने के बाद मनाए जाने वाले पर्व हैं दोस्तों, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये सब। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ली जाति वर्ली आर्ट के लिए सुप्रसिद्ध है जो कि बनती है, तो ये बनती है दोस्तों गाय के गोबर और मिट्टी। याद रखना है कि वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट के लिए और ये बनाती है दोस्तों आर्ट किससे, तो गाय के गोबर और मिट्टी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम बताइए। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है दोस्तों, का नाम है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। याद रखना है यानी क्षोभ मंडल इसे कहा जाता है। वायुयान किसमें होता है दोस्तों, याद रखना है तापमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी गर्भधारण अवधि सबसे लंबी होती है, तो याद रखना है दोस्तों अफ्रीकी हाथी की जो गर्भधारण अवधि होती है दोस्तों वो सर्वाधिक होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन।
फिर दोस्तों नीचे दिए गए किस राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों की छतें, ढालू और फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती है। ये किस राज्य के बारे में बोला जाता है दोस्तों? कि जमीन से लगभग 3.5 से 3.5 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं मकान। ये बोला जा रहा है दोस्तों असम। असम में जो घर बनाए जाते हैं दोस्तों गाँव में, वो 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं। याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो असम में घर के बारे में दोस्तों एनसीईआरटी के क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि असम में भारी बारिश होती है। मकान जमीन से लगभग 10 से 12 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं। इससे बारिश के दौरान घर में बाढ़ आने से बचा जा सकता है। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर क्या किया जाता है दोस्तों? तो बनाया जाता है। घरों के भीतर भाग में लकड़ी के बने होते हैं। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। फिर मनाली के बारे में याद रखना है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। वहाँ भारी बारिश होती है और बर्फबारी भी होती है। मकान जो होते हैं पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं, जिनकी छतें क्या होती है दोस्तों? तो तिरछी। फिर राजस्थान में याद रखना है कि राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। घर मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें काफी मोटी। इन घरों पर मिट्टी का लेपन किया जाता है। छतें कंटीली झाड़ियों से बनी होती है। याद रखना है। फिर एक कश्मीर में मकान पत्थर के कटानों से बनाए जाते हैं। सभी के सभी ये सब एनसीईआरटी के फैक्ट से तो याद रखना है। और एक के ऊपर एक रखकर मिट्टी से ढके होते हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती है जो दीवारों से निकलती हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो डब कहते हैं। श्रीनगर में डोंगा यानी हाउस बोट को डल झील और झेलम नदी में देखा जा सकता है दोस्तों। अंदर से बिल्कुल अलग अलग कमरों वाला घर जैसी, ये दोस्तों याद रखना है। लद्दाख के बारे में अगर हम देखें दोस्तों, लद्दाख में घर कैसे होते हैं? तो लद्दाख में घरों में 2 मंजिले होते हैं दोस्तों। लद्दाख के घर जो होते हैं 2 मंजिले होते हैं। सुतल में खिड़कियां नहीं। सुतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीजों के भंडारण के लिए होता है। याद रखना है, आया हुआ है फैक्ट के। विभिन्न मंजिलों तक पहुंचने के लिए लकड़ियों की सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। छत उनके घर का सबसे अहम हिस्सा होता है दोस्तों। गर्मी के मौसम में लोग कई फलों और सब्जियों को छत पर सुखाते और सर्दियों के संग्रह करते हैं। घर पत्थरों से बने होते हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है। इन घरों की दीवारें मिट्टी और चूने की मोटी परत से लेपित होती है। घर अंदर से एक शेड जैसा लगता है जिसमें ढेर सारी घास रखी। एक सपाट मजबूत छत बनाने के लिए मोटे पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर होता है। तो यह किस राज्य में होता है दोस्तों? यह असम में होता है। कई बार यह सवाल पूछा जा चुका है जिसे आपको ध्यान। नेक्स्ट है, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिनकोने टेट रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? तो यह इसके बारे में कहा जाता है दोस्तों? किस राज्य में है, किस देश के किस भाग में है? तो यह दोस्तों लेह और लद्दाख में। बड़े तिनकोने जो टेंट होते हैं दोस्तों उनको रेबो कहते हैं। एनसीईआरटी में का ये सवाल है। और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी लेह और लद्दाख। अब हम देख लेते हैं दोस्तों चांगपा जनजाति के बारे में। चांगपा लद्दाख में पाई जाने वाली खाना बदोश जनजाति है। याद रखना है, चांगपा जनजाति में केवल लगभग 5,000 लोग रहते हैं। वे इन बकरियों के माध्यम से प्रसिद्ध पश्मीना शॉल बनाते हैं। चांगपा तिब्बती भाषा की बोली चांग खट बोलते हैं। याद रखना है, तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। वे इन पहाड़ों पर बहुत कठिन परिस्थितियों से रहते हैं। चांगपा अपने घोड़ों और याक पर अपना सब कुछ ले जाते हैं दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। उनके लिए उनकी बकरियां और भेड़ें सबसे महत्वपूर्ण है। इन बकरियों और भेड़ों के माध्यम से वे खाने के लिए मांस, पहनने के लिए ऊन और तंबू के लिए खाल प्राप्त करते हैं। चांगपा अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल अधिक और मुलायम हों। वे रेबो नामक एक बड़े शंकु के आकार के तंबू में रहते हैं दोस्तों। सवाल आया हुआ है, आगे भी पूछा जा सकता है दोस्तों। रेबो के पास लेखा नामक भेड़ और बकरियों को रखने की जगह होती है दोस्तों। याद रखना है। लेख की दीवारें पत्थरों की बनी होती है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना। चांगपा की भाषा क्या है दोस्तों? तो चंगथांग का अर्थ है वह स्थान जहां बहुत कम लोग रहते हैं। नेक्स्ट है, घरों के निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। खिड़कियों के बिना भूतल,
पेड़ की टहनियों से बनी तिरछी लकड़ी के छत, पत्थरों के खंभों पर जो है दोस्तों जमीन से करीब 10 से 12 फीट ऊपर बना घर, और पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श। उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं लेह और लद्दाख के घरों में पाई जाती हैं? याद रखना है दोस्तों, खिड़कियों के बिना भूतल बनाया जाता है, यह तो स्टेटमेंट सही है, ए सही है। फिर है दोस्तों, पत्थर मिट्टी और चूने से मोटी दीवारें बनाई जाती है, यह भी स्टेटमेंट सही है। फिर पेड़ की टहनियों से बनी तिरछी खिड़कियां सी तो गलत है दोस्तों। पेड़ की टहनियों से बनी तिरछी खिड़कियां तिरछी लकड़ी की छतें, तो छतें जो होती है दोस्तों तिरछी लकड़ी की। फिर ये लकड़ी का जो फर्श बनाया जाता है, यह स्टेटमेंट सही है दोस्तों। अभी देखा था दोस्तों लेह के बारे में, यहाँ पर एक बार फिर से देख लिया जाए के बारे में यहाँ किया गया था। तो लेह में क्या था दोस्तों, दो मंजिल घर होती है, भूतल में खिड़कियां नहीं होती, भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीजों के भंडारण के लिए था। विभिन्न मंजिलों तक पहुंचने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। छत उनके घर का सबसे अहम हिस्सा होता है। गर्मी के मौसम में जो लोग हैं कई फल और सब्जी को छत पर सुखाते हैं और सर्दियों के लिए संग्रह करते हैं। घर पत्थर के बने होते हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है। इन घरों की दीवारें मिट्टी और चूने की परत से लेपित होती है। घर के अंदर एक शेड लगा होता है जिसमें ढेर सारी घासें होती है। एक सपाट मजबूत छत बनाने के लिए मोटे पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखना है। तो इसमें देखा जाए दोस्तों तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो इसमें स्टेटमेंट जो सही हो जाएगा, पेड़ की टहनियों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें। तो पेड़ की टहनियों से बनी तिरछी लकड़ियों की छतें, तो यह सही है दोस्तों। लकड़ी की फर्श नहीं होती, यह सही होगा। यानी इसमें जो ए बी डी है दोस्तों वही सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए डी। यहाँ पर ये सही, ये गलत होगा दोस्तों। लकड़ियों की छतें नहीं होती, सपाट होती हैं, ये गलत होगा। लकड़ी का फर्श होता है दोस्तों, ये सही है। स्टेटमेंट ए बी और ए बी ए डी और ई जो है दोस्तों यह सही होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डी, जो कि किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 4 में है दोस्तों। फिर है दोस्तों, घरों के निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। पहला, राजस्थान में ग्रामीण कंटीले झाड़ियों की छतों के साथ मिट्टी के घरों में रहते हैं, तो यह स्टेटमेंट सही है दोस्तों। राजस्थान में ग्रामीण जो होते हैं कंटीली झाड़ियों की छतों के साथ मिट्टी के घरों में रहते हैं। मनाली जो है दोस्तों घरों को बांस को खंभों पर बनाया जाता है, गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। लेह में 2 मंजिल के घर पत्थरों से बनाते भूतल जानवरों के लिए आवश्यक चीजों के भंडारण के लिए होता है, तो अभी हम लोग देखा था दोस्तों कि जो भूतल होता है वो जानवरों के लिए और आवश्यक होता है, और लेह में जो घरें होती है वह जो 2 मंजिलें होती हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। फिर किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है, ये स्टेटमेंट क्या ठीक है? हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हम धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर जो है दोस्तों पत्थर तथा लकड़ी से बने होते हैं। यह किसके बारे में कहा जा रहा है दोस्तों? पत्थर और लकड़ी का बना हुआ घर। तो हमारे यहाँ पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका अगर आप देखें दोस्तों यह कहाँ पर बात किया जा रहा है, तो यह बात किया जा रहा है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों, किसी छात्र द्वारा दिए गए कथनों पर विचार किए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ वर्षा बहुत कम होती है, गर्मियाँ बहुत पड़ती हैं। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं और घरों की दीवारें बहुत मोटी है और उन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कंटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया? तो यह आया दोस्तों कहाँ से? तो यह आया दोस्तों राजस्थान से। नेक्स्ट है दोस्तों, नीचे दिए गए एक राज्य में तोड़ांग का अर्थ जंगल है, वह कौन सा राज्य है? तो यह है दोस्तों झारखंड। झारखंड में तोड़ांग को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जंगल कहा जाता है, यह भी सवाल पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। याद रखना है, कुडुक एक द्रविड़ भाषा है जो भारत में झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लगभग 2 मिलियन उड़ा और किसान आदिवासी लोगों द्वारा बोली जाती है। तोड़ांग का अर्थ कुडुक भाषा में वन होता है। आदिवासी वे लोग हैं जो जंगल में रहते हैं। तोड़ंग का मतलब झारखंड में प्रसिद्ध वन। वे बहुत ही सरल जीवन जीते हैं और अपने अस्तित्व के लिए जंगल पर निर्भर रहते हैं। कुडुक यह उन लोगों का विशेष समुदाय जो जंगल में रहते हैं
के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? कुडु कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा ए बी कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी जो ए पर है और पुदुचेरी जो कि बिंदु बी पर है खींचे तो बी के सापेक्ष ए किस दिशा में है? तो यह ए किस दिशा में है दोस्तों? तो यह है दोस्तों पुदुचेरी। और छोटा सा मैं मैप यहाँ, यह हो गया हमारा पश्चिम बंगाल, ये हो गया पुदुचेरी। ठीक है, अगर ये पुदुचेरी है दोस्तों तो ये यहाँ पर हो जाएगा कोलकाता। तो ये किधर किस दिशा में होगा दोस्तों? क्या होगा? उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों शिमला यानी हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल का भ्रमण करना चाहता है और उसके पश्चात गांधीनगर जाना चाहता है, तो पहले इसकी यात्रा क्या होगी? तो शिमला कहाँ है दोस्तों? याद रखिए, शिमला है भारत के ऊपर में यहाँ, और भोपाल है मध्य में। सबसे पहले उसे दक्षिण आना पड़ेगा, फिर दक्षिण से कहाँ जाना पड़ेगा दोस्तों? पश्चिम जाना। तो दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर वह भ्रमण करेगा। फिर दोस्तों गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में कितने है? तो गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग एनसीईआरटी में दिया गया था, उससे मैंने रख दिया। याद रखना है दोस्तों, गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते 92 सुरंग है और 2000 पुलें हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? तो याद रखना है दोस्तों, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी देख लेते हैं। माँ की माँ यानी नानी को क्या कहा जाता है? तो अम्मा कहते हैं दोस्तों। लद्दाख में माँ को क्या कहा जाता है? तो अम्मा ले कहा जाता है। पिता को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अब्बा ले कहा जाता है। और बाबा को क्या कहा जाता है? तो मेम कहा जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है दोस्तों? याद रखना है, फूलों की घाटी जो है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। फिर है दोस्तों उड़ुका राज्य का एक पारंपरिक त्यौहार है। तो उड़ुका जो है दोस्तों असम राज्य का एक पारंपरिक त्यौहार है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आपको ध्यान क्वेश्चन। तो उड़ुका जो है दोस्तों माघ बिहू कब मनाया जाता है? तो 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। पहले दिन को उड़ुका कहते हैं। इस दिन जो है दोस्तों अस्थायी छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं। अस्थायी छप्पर का जो घर बनाया जाता है उसे हम लोग भेला घर के नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी के ये सब फैक्ट्स हैं। बोड़ा व चेवा क्या है दोस्तों? बोड़ा और चेवा है दोस्तों चावल के दो प्रकार, पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। ये बोड़ा के बारे में बोला जाता है दोस्तों। बोड़ा जो चावल होता है वो पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है, इसे असम में खाया जाता है। फिर है दोस्तों रात्रि में भोजन के रूप में यह चेवा चावल बनाया जाता है। ताव जो होता है दोस्तों, कढ़ाई को वहाँ पर ताव बोला जाता है, ये भी याद रखना है। तो आग में रख कर उसमें पानी उबालने और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे, उसे केले के पत्ते से ढक देंगे। बाद थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने तैयार हो जाता है दोस्तों, और ये रात्रि खाया जाता है। ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखना। चाय के साथ पीठा, असम में चाय के साथ पीठा भी दिया जाता है। पीठा क्या होता है? तो पीठा बना हुआ केक है जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। बिहू जो है दोस्तों, बिहू त्यौहार में औरतें पीले रंग की कपड़े पहनती हैं दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखना है। लड़कियां जो होती है दोस्तों रंग बिरंगे मेखला चादर पहनती हैं। भातु सुक्तो क्या है दोस्तों? तो चावल और रस वाली सब्जी को कहा जाता है भात। पोचमपल्ली क्या है? तो पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश में। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। और पोचमपल्ली में जो होता है दोस्तों साड़ियों के लिए यह फेमस है, याद रखना है। सवाल हम लोग फिर कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग झाड़ की है। असम की कश्मीरी कढ़ाई। चिटियप्पन, मलयालम में चिटियप्पन का अर्थ क्या होता है? तो मलयालम में चिटियप्पन का अर्थ होता है दोस्तों पिता का छोटा भाई। सभी के एनसीईआरटी के फैक्ट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर है दोस्तों कुंजमा, कुंजमा का अर्थ क्या होता है? तो पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहा जाता है दोस्तों जमा। फिर मसालों का बगीचा कहाँ है? केरल में है। वहीदा प्रिज कौन है दोस्तों? तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी यहाँ पर। खतरा मंडी गांव कहाँ है? तो यह है दोस्तों जम्मू कश्मीर राजौरी में। फिर है दोस्तों धन्ना मंडी जो गांव है, जब परेड होती थी तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती थी और पूरी परेड 36 निर्देश देने होते। स्कीट पो पुल यह कहाँ है दोस्तों? तो लद्दाख का एक गांव है। और इस परेड का नेतृत्व कौन करती थी? यही
वहीदा प्लीज, याद रखना है। ये सभी के सभी एनसीईआरटी में दिया गया है। आप चाहे तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, वैसे नहीं भी आप पढ़ेंगे दोस्तों, मैंने इसे यहाँ पर कवर कर ही लिया। फिर दोस्तों आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है, गोलकुंडा किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? याद रखना है दोस्तों, गोलकुंडा किले का जो निर्माण है वह काकतीय राजवंश के द्वारा करवाया गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन दोस्तों आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों ईपीएस में पेडागोजी से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। अभी के लिए बस इतना।